हेलो गुड इवनिंग। तो आज जो हमारा सीडीपी का 5वां चैप्टर है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि 4 चैप्टर तक का काम हो चुका है। ये बहुत बड़ा काम हो चुका है। अगर 4 चैप्टर आपने रेडी कर लिया है तो बहुत बड़ा काम हो चुका है। और चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग काफ़ी कुछ आगे कर रहे हैं। तो अगला 5वां चैप्टर हमारा अधिगम है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, कोई चीज़ सीखना, ठीक है। तो लर्निंग के बारे में हम लोग जानेंगे और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पीछे इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। इंग्लिश पीडागॉजी। तो लर्निंग हमने क्या सीखी थी? लर्निंग मतलब एक होती है सेकंड लैंग्वेज जो सीखा जाता है, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या, लर्निंग में क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास ग्रामर ग्रामर अवेलेबल होती है, ठीक है। इसमें माइंड कॉन्शियस रूप में होता है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड होता है हमारा। और ये एक तरह से फॉर्मल लैंग्वेज होती है, हमें फॉर्मली काम करना होता है, ठीक है। तो ये सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग जो है लर्निंग का काम करते हैं। तो अधिगम वही होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, बिल्कुल वही प्रोसेस पहले आप देखेंगे सीधा, और सीधा जा करके आप पीछे चैप्टर के पीछे पहला ही काम हमारा जो होता है बिल्कुल उसी प्रोसेस में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चैप्टर पढ़ने का काम जो है बाद में करना होता है। पहले हम लोग चैप्टर के एक्सरसाइज पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चंस हैं अभ्यास के, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इस पे काम करते हैं कि अधिगम का क्या अर्थ है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का क्या अर्थ है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इससे क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो ब्लैक में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो ब्लैक में है, ये ब्लैक वाले आप ज़रूर से फोकस करिए कि इनको एकदम अच्छे से, भले आप इनका एक अलग नोट्स रेडी करें, कोई दिक्कत नहीं, इनका अलग से नोट्स रेडी करिए आप, बट ये ब्लैक वाले आप बिल्कुल सीरियसली पढ़िए क्योंकि इनके चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग बैठ करके कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें है काफ़ी क्वेश्चन, 85 90, यानी कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ें। 111 क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन करिए। और जो आपको लगे कि इसमें खास रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट अच्छा है, किसी क्वेश्चन में आपको लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक वाले हैं, ठीक है, तो उनको ज़रूर नोटिस कर लीजिए, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी मैं टेस्ट लेता रहूँगा, चैप्टर फिनिश होते ही हम लोग टेस्ट करेंगे। और ये अभी बेसिकली मैंने थोड़ा सा फंडा दे दिया, मैं चैप्टर भी पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने केवल आइडिया दे दिया है आपको पढ़ने के लिए। बाकी लास्ट के 10 दिन जब आपका ये 20 दिन का सिस्टम ओके हो जाएगा तो लास्ट के 10 दिन मैं फिर से सीडीपी मैं अपने तरीके से पढ़ा लूँगा, क्योंकि आप पढ़ भी चुके होते हैं, आपका माइंड भी डेवलप हो चुका होता है। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी वो चीज़। तो अभी आप खुद से कोशिश करें, क्योंकि पहला प्रोसेस हमारा लर्निंग है। तो लर्निंग का मतलब ये है कि आप पहले खुद से अपना पूरा एफर्ट्स लगा लें, तो आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, फिर मैं उसको ओके करा दूंगा। बाकी सब्जेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 5 अधिगम अच्छे से कर लीजिए और इसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे थे इंग्लिश पीडागाजी से। तो इंग्लिश पीडागाजी से आज सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर जो हमारा है इंग्लिश का, इंग्लिश पीडागॉजी का, वो है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चैप्टर का नाम है और यही सेकंड चैप्टर है। तो मतलब कि किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, अगर आप किसी को कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, सपोज दैट आप किसी को फ्रेंच सिखा रहे हो, इंग्लिश सिखा रहे हो, चाइनीज़ सिखा रहे हो, जो भी आप लैंग्वेज उसको सिखा रहे हो, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या होंगे, सिद्धांत कौन कौन से, क्या क्या आप आइडियाज़ देंगे ताकि वो आसानी से सीख पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, टू टीच लैंग्वेज इफेक्टिवली, अच्छे से सिखाने के लिए द टीचर शुड बियर इन माइंड। उसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट्स ये दे रखे हैं प्रिंसिपल 11, ठीक है, ये 11 प्रिंसिपल्स आपके माइंड में होने चाहिए, तब भी आप एक टीचर के नाते आप किसी को लैंग्वेज सिखा सकते हो, कोई भाषा उसको पकड़ा सकते हो अच्छे से। तो देखो पहला नंबर आपको क्या होना चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन, मल्टीपल लाइन अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच, प्रिंसिपल। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब खास बात जो आएगी वो यहाँ से हम देखेंगे। देखो पहला नंबर कि मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, मैगजिम मीन्स वेल नोन फ्रेज, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स पता होना चाहिए कि जिससे वो इंग्लिश अच्छे से कवर कर पाए। व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट पीपल थिंक इज़ रूल फॉर द सेंसिबल बिहेवियर। देखो यहाँ पे देखा है उस आपको फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम डिफिनिट टू इनडिफिनिट, फ्रॉम नियर टू फॉर। ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आप स्किप कर दो, अभी इसको भी कोई खास नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको पढ़ना है। देखो ये अब सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको पॉइंट रिमेंबर, याद करने वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि बेसिकली ये समझ लो किसी को आपको भाषा सिखाना है तो जो फंडे हैं बेसिकली आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए।
तो देखो लैंग्वेज स्किल्स की जो मेन बात है वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 4 बेसिक पार्ट्स हैं। ये चीज़ आपको पता हो, इसी चीज़ को फॉलो करवा दो, लैंग्वेज सीख जाएगा। यानी कि पहला नंबर, कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना स्टार्ट करता है तो लिसनिंग यानी सुनता है, फिर स्पीकिंग, फिर बोलना स्टार्ट, फिर रीडिंग, फिर पढ़ना स्टार्ट, फिर राइटिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखो इसमें ये जो फंडे हैं, इन फंडे को हमको पता होना चाहिए। और देखो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है जो कि जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन होता है, ओरल होता है या फिर रिटन। बातचीत करने का तरीका दो होता है, या तो आप ऐसे ओरली बोल सकते हो या लिख करके बता सकते हो अपनी बात को, है ना। और डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का जो दिशा होता है, या तो कोई रिसीव करेगा या तो कोई प्रोड्यूस करेगा, एक तो बोलने वाला होगा एक सुनने वाला होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे बेसिकली तो 2 मेथड आ गए, ओरल और रिटन। तो यानी कि यहाँ पे रिसेप्टिव कभी कभी पूछ लेता है कि जो रिसेप्टिव स्किल्स है वो लिसनिंग और रीडिंग होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो रिसेप्टिव कौन सी होती है, लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, और प्रोडक्टिव कौन सी होती है, स्पीकिंग और राइटिंग। तो ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ से कहीं क्वेश्चन कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, जब भी पूछा जाता है रिसेप्टिव जो स्किल होती है वो कौन सी है, लिसनिंग और रीडिंग। यानी इन शॉर्ट अगर हम समझें तो जो रिसेप्टिव हो जाती है, रिसेप्टिव वो आपकी है लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, वहीं प्रोडक्टिव आपकी हो जाती है स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आप। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लर्निंग स्किल क्या होगी। तो बेसिकली इंसान क्या करता है, पहले आप जैसे बच्चा होता है पहले क्या करता है, पहले किसी चीज़ को सुनता है बहुत ध्यान लगा के। ठीक है, तो सुनता है, उसके बाद फिर वो सुनने के बाद फिर बोलने की कोशिश करता है। ठीक, देखो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है एकदम से। ये जो स्टीफन क्राशन जो थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो उसमें क्या प्रिंसिपल थे, क्या उन्होंने हाइपोथेसिस दिए थे, ठीक है, क्या डिस्क्राइब किया था, उनकी थ्योरी में क्या था, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वन मोर थ्योरी ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ गिवन बाई, तो यही है कि स्टीफन क्रासन ने जो दिया था। तो इनका कहना यह था कि अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो हमें क्या करना होता है, 5 चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो इनके इसमें 5 मेन हाइपोथेसिस थे, उन पाँच हाइपोथेसिस को हम बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हाइपोथेसिस ये था कि एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, लर्न करते हैं। दूसरा था मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस में ये होता है कि जैसे हमने किसी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया था जब, तो उसमें कोई ग्रामर रूल नहीं था, तो उसमें केवल एक्विजिशन, यानी ऐसे ही हमने फर्स्ट जो हमारी मदर टंग होती है, फर्स्ट लैंग्वेज को हम ऐसे सीखते हैं एक्विजिशन में। और लर्निंग क्या होती है कि हम उसमें ग्रामर रूल लगाते हैं। तो लर्निंग सीखने के बाद हमारी एक्विजिशन और स्ट्रांग होने लगती है। ठीक है, मीन्स लर्निंग का फ़ायदा ये होगा कि आप ग्रामर सीखोगे, और ग्रामर सीखने के बाद फिर आपका जो पुराना वाला लैंग्वेज था जो आपने एक्विजिशन किया था, ठीक है, जो आपने ऐसे सीखा था, वो आपकी और बेहतरीन हो जाती है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस। फिर नेचुरल ऑर्डर आ जाता है, यानी नेचुरली आपको सीखना आपके माइंड में आने लगता है। फिर कुछ इनपुट्स आप डालते हैं। ठीक है, फिर फाइनली आपका अफेक्टिव फ़िल्टर हो जाता है, यानी कि आपको कौन से वर्ड अच्छे बोलने हैं, कौन से वर्ड आपके लिए बेहतर होंगे, वो आप चूज़ कर पाते हैं। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं, ये पाँचों प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर इनको थोड़ा याद करने के लिए यहाँ से एक एक अगर थोड़ा सा एक एक पार्ट निकाल लिया जाए, इनका एक्रोनिम बना लिया जाए, तो इसका एक्रोनिम AM और N और उसके बाद IA। ठीक है, तो एमनिया करके इसको हम लोग समझ सकते हैं। और इसको जो है हम लोग एक एक वर्ड से माइंड में ध्यान रखेंगे। A फॉर एक्विजिशन लर्निंग, M फॉर मॉनिटर हाइपोथेसिस, N फॉर नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, I फॉर इनपुट हाइपोथेसिस एंड A फॉर इफेक्टिव फ़िल्टर। तो ये ध्यान रहेगा। तो ये 5 इन्होंने हाइपोथेसिस दिए थे। क्राशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ से बन जाता है। बाकी अगर इनके डिटेल्स में जाना है तो ये देखिए पूरे डिटेल इनकी 1 बाय 1 लिखी हुई है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो बस यही सबसे खास था इसमें, और बाकी वही उसके पार्ट्स जो थे वो माइंड में आपके बने होने चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। बाकी मैं बेसिक चीज़ें भी डिस्कस कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस डिस्कशन को बिल्कुल ध्यान से देखें, समझें, और बिल्कुल जहाँ स्टार लगा दूँ उसको एकदम से रट लें, लिख लें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चीज़ पढ़ना है, बाकी हर चीज़ कवर हो जाएंगी, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके, तो जो चीज़ें कवर कराई जा रही हैं आप उसको ओके कर लें। ठीक है, चलो बाकी हम इंग्लिश पेडागोजी का ये छोटा सा पार्ट हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ अभी पढ़ना नहीं था, इतना ही था। बाकी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैथ पेडागोजी। ठीक है, तो मैथ पेडागोजी थोड़ा फोकस करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस करी हैं। और फिर हम आज मैं कुछ नोट्स भेजूँगा EBS के। ठीक है, EBS के, और उसको आप थोड़ा पढ़ना है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। ठीक है, और प्लस अब नेक्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हिंदी का, और इन्हीं दोनों पे होगा स्पेशली। ओके, क्योंकि हम बहुत बाकी चीज़ें तो हम कवर करते जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें भी छोटी हुई हैं, इनको भी कवर करना ज़रूरी है। मैथ पेडागोजी का ये एक छोटा सा मैंने एक PDF भेजा था आप लोगों को,
और मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PDF आप मात्र कितना 14 पेज का है। अगर आपने 14 पेज रेडी कर लिया तो काफ़ी, ये 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खास खास पॉइंट्स दे रखे हैं, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको बैठ करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जो मैथ से रिलेटेड पेडागॉजी क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ये आई होप कि आप लोग ने ओके कर लिया है। आप स्पेशली इसको बैठ करके समझ लीजिए और कर लीजिए, हर एक चैप्टर से रिलेटेड है। बाकी मैं पेडागॉजी के, मैथ पेडागॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी टॉपिक है वो मैं 1 बाय 1 कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी फोकस करते चलिए साथ साथ। और जो नोट्स भेजा जाए वो स्पेशली आप बैठ करके उसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत खास नोट्स होते हैं। चलिए मैथ पेडागॉजी देख लेते हैं। मैथ पेडागॉजी का ये सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, समझिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये सारी बातें। तो इसको टोटल 5 स्टेज में बांटा गया है। ये 5वां स्टेज आप समझ लीजिए। पहला है आदिकाल, वैदिक काल के 2 पार्ट्स, पूर्व, मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर और वर्तमान, आज का समय। तो ये टाइमिंग दे रखी है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, टाइमिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके पार्ट्स में, इसके अंडर की चीज़ें जानना जरूरी है। पहला नंबर आदिकाल है, जो 500 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो देखते हैं। तो पहले इसके देख लेते हैं कि इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, तीनों चीज़ का थोड़ा थोड़ा परिचय दिया गया, थोड़ा थोड़ा ये आ गया था एग्जिस्टमेंट में। तो पहला वैदिक काल में समझो क्या हुआ था। वैदिक काल में शून्य और जो दशमलव है, इन दोनों के बारे में आविष्कार हुआ, ठीक है। और इसमें योग यानी प्लस, गुणा, भाग, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सारी चीज़ों का वर्णन स्टार्ट हो गया था वैदिक काल में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है कि वैदिक काल में क्या चीज़ हुआ था, ठीक। उत्तर वैदिक काल में क्या जनरेट हुआ, इस काल में रेखा गणित के सूत्र जनरेट हुए, ठीक है, जिसमें बोधायन, अगस्त्यम्स, कात्यायन, इनके ये 3 सूत्रकार थे। ये बंदे 3 लोग थे, बहुत ही फेमस हुए। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में क्या खास बातें हुई, ठीक। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि गणित और ज्योतिष के जो है ये, मतलब कि कई लोग, कई गुरु भी हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वो सारे गुरु लोग मिल करके लेखन की पद्धति, संख्या लेखन पद्धति, बीज गणित समीकरण और इन सब का यूज़ करके काफ़ी आगे बढ़ाया, ठीक है, मैथमेटिक्स को काफ़ी आगे लेके गए। तो उसमें और सारी चीज़ें क्या जनरेट हुई उत्तर वैदिक काल में, ये देखिए, कर्मंचय संचय, घातांक आया, लघुगणक आया, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत आया। तो ये सारी चीज़ें जनरेट हो गई, ये उत्तर वैदिक काल की बातें हैं, ठीक है। फिर आगे बाद, उसके बाद आया पूर्व मध्यकाल, 500 से 400 के बीच का समय, ठीक है। तो देखो इस समय में क्या हुआ, इसमें गणित का और भी ज़्यादा विकास हो चुका था, क्योंकि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि बहुत सारे लोग, फेमस लोग आ चुके थे। उन लोगों ने काफ़ी कुछ डिटेल में बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घन वर्ग, ठीक है, ये सारी करे विक्रय, ये सारी चीज़ें जनरेट होना स्टार्ट हो गई। तो इसको कहा जाता है कि विस्तार में जो त्रिकोणमिति थी, ये भी इसी में पूर्व मध्यकाल में आ गई थी। त्रिकोणोमेट्री ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इस काल में बीज गणित का बहुत ज़्यादा मतलब ये डेवलप हो चुकी थी बीज गणित, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सुलझाई जाने लगी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टार लगाने वाली बात है कि इसी काल में, पूर्व मध्यकाल में ही, एक ब्रह्मगुप्त नाम के एक जो है गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया था कि जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, गुणनफल, मतलब कि एक प्लस का गुणनफल प्लस से करो तो आता है प्लस, एक माइनस का गुणा प्लस के साथ करो तो आता है माइनस, एक माइनस का गुणा प्लस का गुणा माइनस के साथ करो तो आता है माइनस, और एक माइनस का गुणा माइनस के साथ करो तो आता है प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्हीं ब्रह्मगुप्त जी ने बताई थी 628 ईस्वी में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत स्टार लगाने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो ये सारी बातें हो गई मध्यकाल की, पूर्व मध्यकाल की। अब उसके बाद में फिर आता है मध्यकाल, यानी स्वर्ण युग, यानी गोल्डन जो एरा था मैथ्स का, वो यही माना जाता है 400 से 1200 ईस्वी तक का। क्योंकि इसमें आर्यभट्ट, ठीक है, इसमें बड़े बड़े जो गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, भास्कराचार्य, ऐसे आ गए, ठीक है। तो देखो अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आर्यभट्ट ने क्या किया था। आर्यभट्ट प्रथम ने, ये पटना के निवासी थे और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी आर्यभट्टीय। ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टीय के बारे में आ जाता है, तो उनके नाम से ही रिलेटेड है। इसमें 322 श्लोकों के दौरान इन्होंने बहुत सारी मैथ की बातें कही दी थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने पाई का ही, जो पाई था उसका वैल्यू फिक्स किया था, ठीक है। पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14, ठीक है, 1 बताया था इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भास्कर प्रथम जो आ गए, इन्होंने अपनी पुस्तक भास्करीय और फिर आर्यभट्टीय भाष्य और लघु, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, किताबें आप देख लीजिए। तो इन्होंने काफ़ी मैथ की चीज़ें डिटेल में बताई इन्होंने, ठीक है। ब्रह्मगुप्त तो आप जान ही चुके हो, तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया हुआ था। बाकी समकोण त्रिभुज पे इन्होंने ज़्यादा काम किया था, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओके, फिर महावीराचार्य जी आए। महावीराचार्य का क्या इनका योगदान रहा, तो इन्होंने महावीर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गणित सार संग्रह। ठीक है, इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें अंगणित के बारे में बात कही, लासा मासा ये सब सारी चीज़ें इन्होंने इसमें जनरेट किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सिद्धाचार्य जी का तो फॉर्मूला बहुत फेमस है। ठीक है, इन्होंने सिद्धाचार्य मेथड दिया था, अभी भी बहुत फेमस है वो। आर्यभट्ट सेकंड आए थे, तो ये महाराष्ट्र के निवासी थे। इन्होंने महासिद्धांत नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, इसमें अंगणित के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बात बताई थी। तो ऐसे ही फेमस लोग थे। भास्कर आचार्य द्वितीय के बारे में देख लो, इन्होंने भी थोड़ी बहुत बातें बताई थी। तो जिनके बारे में खास पॉइंट्स आपको नज़र आए हैं उनका नाम याद रखिए, उनकी बुक्स के नाम याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर आया उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल में नारायण पंडित, नीलकंठ, कमलाकर ये सारे लोग आ गए थे। तो ये सारे लोग जो थे, अब इसमें देखो ये जो सम्राट जगन्नाथ जी थे, इन्होंने सम्राट सिद्धांत एक बुक लिखी थी जिसमें रेखागणित की 2 पुस्तकें लिखी इन्होंने। रेखागणित की का जो है बातों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ज्योतिष विज्ञान गणित के बारे में जो आगे बढ़ाया नीलकंठ ने बढ़ाया था। इन्होंने किताब लिखी थी ताजिक नीलकंठी। गणित कौमुदी ये बहुत फेमस है, गणित कौमुदी का नाम आ जाता है। ठीक है, स्टार मेरा देखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए, जहाँ स्टार में लगा दूँ वो आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है। तो नारायण पंडित जी ने एक किताब लिखी थी। ठीक है, बहुत फेमस थे ये, अंगणित की बहुत फेमस बुक थी गणित कौमुदी। ठीक है, फिर आया वर्तमान काल जो अभी का समय चल रहा है। तो वर्तमान काल में सबसे फेमस रामानुजम है, इनका नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो रामानुजम गणितीय और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने आधुनिक आज के ज़माने में उन्होंने बहुत कुछ फेमस कराया। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे लोग आए। ठीक है, वैदिक गणित के बारे में इन्होंने बताया था, महाराज भारती कृष्ण तीर्थ जी थे। तो ऐसे ही जो फेमस लोग हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आप ध्यान रखिए। और बाकी इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, इधर की सारी चीज़ें कुछ खास नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। ये सारी चीज़ें जनरेट होने के बाद फिर धीरे धीरे मैथ्स का आगे काफ़ी विकास हुआ। हुमायूं जैसे लोगों ने मदरसे खोले, वहाँ पे क्या हुआ, ज्योतिष तथा भूगोल पढ़ाए गए और ये सारी चीज़ें जनरेट हुई। और फिर आगे चल के मैथमेटिक्स 1950 में इंडिया में मैथमेटिक्स जो है आगे बढ़ गया, उसमें अंकगणित और ये सारी चीज़ें जोड़ दी गई। 1952 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रखा गया जिसमें हमारे अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें थी, आगे इनका कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। तो बस ये चैप्टर में और कुछ नहीं है, चैप्टर फिनिश हुआ, खास बातें समझ लीजिए। और बाकी मैं जो नोट्स भेजता रहता हूँ वो नोट्स आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, इसमें हम लोग बस खास चीज़ें डिस्कस करेंगे, बाकी नोट्स पढ़ने से हमारा काफ़ी भला होगा। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर आपके सामने रहा। ये थर्ड चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे कि गणित का महत्व क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मात्र 10 चैप्टर है, 10 दिन में फिनिश होने वाला है। अब बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना काम करते रहिए, नो प्रॉब्लम्स, हर चीज़ हम